Hello everyone and नमस्कार. This is Samit from Talks on Ground. बिहार का इलेक्शन हो गया है और रिजल्ट्स भी आ गए हैं और आप सभी ने देख लिया होगा. आज का हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसके आगे क्या होने वाला है और ये इलेक्शन के रिजल्ट के क्यों ऐसे आए हैं. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 89 सीट्स बीजेपी 101 लड़े थे. इवन जेडीयू 85, आरजेडी इज 25. आई थिंक 25 पे आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हो. अभी भी एक सीट और जीतनी बाकी है और ऑलमोस्ट 9 सीटें ही बची हैं. बाकी रिजल्ट्स तो आ गए हैं. इवन तेजस्वी यादव ने अपनी सीट बड़े मुश्किल से निकाली है. एक टाइम पे वो पीछे चल रहे थे और मात्र 14,000 वोट से वो जीते हैं. लुक एट एलजेपी जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम करा है. 29 सीटें कंटेस्ट करी और 19 जीत ली हैं उन्होंने. तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक गेम चेंजिंग, एक ट्रेंड टर्निंग, एक फ्यूचर के लिए एक मॉडल वाला इलेक्शन रहा है और ये इलेक्शन के बहुत ज़्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अब बीजेपी ने अपना 74 से अब ले गए हैं 89 पे, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है. एंड अगर आप 89 को 19 से ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है करीब 108. 108 में 5 ऐड करो इनके तो हो गए 113 और 4 और तो 117. तो जस्ट without JDU also, BJP with other India partners is very close to majority. In fact, AIMM आ जाए उनके साथ या कोई और others आ जाएं तो they can form the government. तो इसका मतलब JDU की best, one of the best performances in recent days is still actually a problem for them because अब वो BJP उनको dominate कर सकती है. Now this is not the time to talk about all that, but still एक एक जो डायनामिक होती है अलायंस में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और मेरे ख्याल से इस पूरे इलेक्शन का जो की पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड महागठबंधन, वो यही है कि अलायंस में जो एक एकजुट जो रहे वो एनडीए था. जबकि महागठबंधन में बहुत कंफ्यूजन था, लड़ाइयाँ थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाए वो प्रॉपरली. और एंड मोमेंट तक देयर वाज चीफ मिनिस्टर भी नहीं अनाउंस करा था, बिल्कुल एंड में जाके उन्होंने करा. तो एक बहुत ही क्लियर डिवाइडेड हाउस दिखा जो महागठबंधन है और एनडीए बिल्कुल एकजुट दिखा. बहुत कम आपस में डिसेंट हुआ कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, बाहर जा रहे हैं. ये पहले बहुत होता था, अभी बहुत कम हुआ. और चिराग भी मान गए, खुशवाहा भी मान गए, सब मान गए. मांझी भी मान मान गए थे अपने जो भी सीट्स उन्हें मिली. तो इसका मायना बहुत है बिकॉज इसका मायना ये है कि भी आपने अलायंस को ऊपर रखा और अपने आप को नीचे रखा. एंड बीजेपी अगर अकेले ये इलेक्शन लड़ती, फॉर इंस्टेंस इन्होंने 101 सीट लड़ी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक्चुअली में जीत ही जाते, अपने ही दम पे 122 ना निकाल लेते? मुझे तो लगता है कि ऐसा हो जाता. हम कुछ वोट शेयर का देखते हैं क्योंकि उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड है एंड उससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई एक्चुअली में इलेक्शन में क्या हुआ है. तो ये वेबसाइट पे ही आप देख सकते हो. तो बीजेपी अपने दम पे 20% लेकर आई है, बट वो 20 लेकर आई है ऑन द बेस ऑफ 101 सीट्स. मतलब ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स इसको आप करो अगर, तो 50% का स्ट्राइक रेट है. 50% का स्ट्राइक रेट इन द सेंस वोटिंग शेयर है इन द सीट्स दैट बीजेपी हैज फॉट. लेकिन अगर वहीं पे आप देखोगे आरजेडी जो है वो 23% पे है, लेकिन दे फॉट 140 सीट्स. तो 140 सीट्स मतलब कि करीब इसमें से 40% आप इजाफा कर सकते हो. तो मे बी उनका वोट शेयर इन द सीट्स दैट दे हैव फॉट इज ओनली 40%. और कांग्रेस का तो आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है. 9% पे हैं आफ्टर हैविंग फॉट 60 सीट्स.
मतलब कि इसको अगर हम 4 गुना कर दें तो 36% रह गया। और इसीलिए ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है 36%, 40% और 50%, इसी वजह से सीट्स नहीं आई हैं। क्योंकि कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो 22-23% इनका भी है और इनका भी है, लेकिन आप ये देखो ना कंटेस्ट कितनी करी है। तो कंटेस्ट बीजेपी ने कम करी हैं, आरजेडी ने ज़्यादा करी हैं, 40 सीटें एक्स्ट्रा कंटेस्ट करी हैं, लेकिन वोट कितने एक्स्ट्रा मिले हैं? ये 1,71,000 हैं, ये 1,15,00,000 हैं, तो 10-15 लाख एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, लेकिन 40 सीटों से। अब जेडीयू को देखो आप, जेडीयू इज ऑलमोस्ट 19.3%, करीब 96 लाख वोट्स हैं उसके। तो जेडीयू ने भी अच्छा खासा अपना 50% तो नहीं बट 46-47% के आसपास उनका भी वोट शेयर है जिन भी सीट पे वो लड़े हैं। तो ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और एलजेपी जो है उसने 5% लिया है सिर्फ 30 सीट से। हम 29 है एक्चुअली। तो अगर हम उसको 8 गुना कर देते हैं तो 8 गुना के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 40%, तो उनका भी वोट शेयर करीब 40% के आसपास है इन द सीट्स दैट दे हैव फॉट। तो दूसरी चीज आप देखोगे कि इन इनका जब टोटल आप करोगे तो 20+20 तो यही हो गया, प्लस एलजेपी 45 तो यहीं पे हो गया, और अभी बाकी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो वोट शेयर भी बहुत अच्छा मिला है ना, मल्टी कॉर्नर्ड फाइट। अगर आप 45% वोट शेयर पे हो और आपके ऑपोजिशन में जो है वो सिर्फ 35-37% पे है, सो दैट 8% गैप विल गिव यू अ क्लीन स्वीप, विच इज़ व्हाट हैज हैपेंड। ये मेरे ख्याल से अगर आधा परसेंट और होता तो शायद 25 सीट भी नहीं आती महागठबंधन आरजेडी की। तो ये एक रिजेक्शन वोट भी है और एक ये एक्सेप्टेंस वोट भी है। कैसे रिजेक्शन है? क्योंकि इवन जो हेविली यादव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या फिर हेविली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इवन वहाँ पे एनडीए हैज डन वेल। नाउ नो वन इज सेइंग कि भी मुस्लिम्स ने वोट करा है या यादव ने वोट करा है, लेकिन कुछ तो टूटा होगा या उनका टर्नआउट कंपैरेटिवली कम था कंपेयर टू द एनडीए वोटर्स इन दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वो बिखरे कम हैं। तो दिस शोज लेवल ऑफ यूनिटी जो कि हमें 2024 में नहीं दिखी थी। इवन दो बिहार में एनडीए ने अच्छा करा था, 30 सीट लेकर आए थे 40 में से, तो विच वॉज अबाउट 75%। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर थोड़ा सा उससे बेटर दिख रहा है। और ऑब्वियसली वहाँ पे लोकसभा में इश्यूज अलग थे, एंड डेफिनेटली वो कैंपेन और अभी जो यूनिटी है वो नहीं थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली स्टेट पार्टीज का उतना स्टेक ही नहीं होता है फॉर इन लोकसभा। दे फाइट बिकॉज दे कैन नॉट अलाउ द नेशनल पार्टी टू कंटेस्ट ऑल द सीट्स। तो उन्हें अपना एक गढ़ रखना होता है, इसलिए वो लड़ते हैं। अदरवाइज उनको लेना देना तो स्टेट से ही होता है। और अगर हम स्टेट की बात करें, बिहार के ईस्ट में बंगाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है और साउथ में झारखंड है। झारखंड बीजेपी के पास नहीं है, बंगाल नहीं है, यूपी है, और ये तीनों इलेक्शंस आएंगे। ऑफ कोर्स झारखंड बाद में आएगा, बट बंगाल नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, एंड उसके नेक्स्ट ईयर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। एंड ये दोनों स्टेट्स में जो मॉडल अप्लाई हुआ है बिहार में, वो अप्लाई कर सकता है एनडीए टू फाइट इन 2027 एंड 2026 रिस्पेक्टिवली। बंगाल तो अभी आ रहा है 4 महीने में। तो ये जो मॉडल इन्होंने निकाला है ये बहुत ही सही मॉडल है। जो एसआईआर पे एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल इग्नोरेंट हैं या फिर बहुत ही क्लेवर हैं, क्लेवर बाय हाफ। क्योंकि आप देखो 67 लाख कुछ ऐसे वोट निकले थे जो कि या तो डिसीज्ड पर्सन है, मतलब वो मर चुके हैं, या वो वहां पे रहते ही नहीं है, या डुप्लीकेट्स हैं। तो 67 लाख में से एक, नॉट वन पर्सन केम फॉरवर्ड एंड सेड कि भी ये मेरे को गलत निकाला है। तो over a 1 month period will 67 lakh people, not one person will come out and say कि मेरे को गलत एक्सक्लूड करा है। तो इम्पॉसिबल। 67 lakh is like 6.7 million people
It's larger than population of at least maybe 50-60 countries in the world. उसके बाद 20 लाख ऐड हुए, तो नेट जो आपका 7.95 7 करोड़ 95 लाख का इलेक्ट्रेट था, वो 7 करोड़ 45 लाख का हो गया। उस पे करीब नेट बेसिस पे 4% और ऐड हुआ टर्नआउट, तो आपका टर्नआउट हुआ ऑलमोस्ट 68%। तो ये जो 68% टर्नआउट है, ये दिखाता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वर्क करा बीजेपी ने विद आरएसएस एंड अदर पार्टीज कि दे लेफ्ट नथिंग टू चांस। और ऐसा नहीं है कि भाई देवर नो स्लिप अप्स। बीजेपी का टिकट सिलेक्शन में अगेन देवर इश्यूज, एंड डिस्पाइट दैट दे हैव 189 व्हिच इज 88%। तो अगर सोचो अगर उनके टिकट सिलेक्शन भी सही होता तो हु नोज ये 225 ले आते, एंड बीजेपी माइट हैव स्कोर्ड अ फुल सेंचुरी और समथिंग। लेकिन इसके अलावा जो बात है वो ये है कि एक वैक्यूअसनेस दिखता है इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में, लैक ऑफ आइडियाज है। वो ही पुराने उनके वोट जो भी आइडियाज हैं, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, डेप्रीवेशन बेस्ड, तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच है उनका कि राहुल गांधी कहेंगे वोट चोरी हुई है, ये देखो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, उसका कोई रेजोनेंस ग्राउंड पे है ही नहीं। तो एज अ politician you're supposed to do the opposite actually. You're supposed to listen to the people and bring to fore those issues that are actually resonating. आप यहाँ पे क्या करते हो, एक टॉप डाउन मार्केटिंग करते हो, जैसे कि आप बिस्किट बेच रहे हो, एंड देन यू होप दैट इट विल स्टिक। If they continue doing this is good for BJP. So I hope they keep doing it. I mean, who cares? But the point is कि this shows a lack of good advice. It shows bad political thinking, and it also shows lack of unity. So and lack of leadership, of course. लेकिन ये फिर भी ये दिखाता है कि आपकी साइड में भी वीकनेसेस हैं, इसीलिए आफ्टर फेसिंग अप टू सच अ पुअर कंपेटिटर, आपको कितना एफर्ट डालना पड़ा है इसको, इस इलेक्शन को निकालने के लिए। और वो इसलिए है बिकॉज यू यू वर फेसिंग 20 years of incumbency, and you were also facing after all Bihar is a poor state, one of the poorest states in India, 900 डॉलर्स से कम की जीडीपी है पर कैपिटा। तो वहाँ के इश्यूज और तमिलनाडु के इश्यूज बिल्कुल अलग होंगे, कर्नाटक के इश्यूज अलग होंगे, एजुकेशन लेवल अलग है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अलग है, उसका लेवल अलग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, और ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू रिपीट गवर्नमेंट्स इन इन सच अ प्लेस। तो यहाँ पे जो करा है बीजेपी ने, ये एनडीए ने, इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग विक्ट्री। आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट योर पॉलिटिकल एफिलिएशन इज, बट कंग्रेचुलेशंस टू नीतीश कुमार, कंग्रेचुलेशंस टू द होल एनडीए टीम। आप अपने कमेंट्स डालो, आपको क्या लगता है व्हाट वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसके बाद बंगाल में क्या हो सकता है। एसआईआर वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और ऑब्वियसली ममता बनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी नर्वस बिकॉज शी नोज कि लेट मी गिव यू अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि भाई अगर कोई वोटर ही इज नो मोर, वो डेड हो गए हैं, ऐसे 20 25 30 लाख वोटर आईडी हों आपके पास, और आप उनको यूज करते हो लास्ट 5 बजे के बाद या वट एवर ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, तो हो सकता है ये होता हो। हु नोज, बिकॉज लॉट ऑफ इलेक्शंस जो बंगाल में होते हैं वहाँ पे इंटिमिडेशन तो होता ही है, उसके अलावा ऐसे वोट जरूर हो सकते हैं जो कि ममता, मतलब टीएमसी मशीनरी डज इन अ नॉट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, बट आई एम सेइंग इट्स पॉसिबल। सो अगर ये पॉसिबल है तो एसआईआर से बहुत डर लगेगा ममता बनर्जी को, बिकॉज इट विल क्लीन अप दी वोटर लिस्ट। सेकेंडली इट विल ऑल्सो मेक श्योर कि नए वोटर्स ऐड हो जाते हैं, और नए वोटर ऐड होते हैं तो वो भी हो सकता है एनडीए सपोर्टर हो, जैसे मटुआ कम्युनिटी। तो बंगाल में ये रेजोनेट होएगा,
और इसीलिए मोदी साहब ने बोला कि यहाँ से गंगा बह के बंगाल जाती है. तो we'll wait to see what happens in Bengal. Thank you for watching. This was Samit. Have a good night.